रोशनी का कारवां। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। रोशनी जो करती है अंधेरे को दूर, रोशनी जो लाती है दिल में नूर, रोशनी जो दिखाती है रास्ता। ये है रोशनी का कारवां। नमस्कार, आदाब। मैं हूं अरशद इकबाल। हमारे साथ हैं हमारी साथी सलीमा रजा और हम दोनों मिलकर आप सबका खूब स्वागत करते हैं आपके साप्ताहिक प्रोग्राम आए वे यह रोशनी का कारवां में। अरशद, एक बात कहना चाहती हूँ। कहिए। इट इज इन द शेल्टर ऑफ ईच अदर दैट वी लिव। क्या बात है भाई। हम सब यूं तो बहुत सारे समूहों में बटे हुए हैं, नहीं? रेशियल, जिसको जातीय कहते हैं, गोरे काले, सामाजिक, अमीरी, गरीबी, शिक्षित अशिक्षित, बूढ़े जवान वगैरह वगैरह, बहुत सारे। बिल्कुल। लेकिन हम सब एक अज्ञात मजबूत धागे से बंधे हुए भी हैं, और वो धागा है मानवता का, ह्यूमैनिटी का। बिल्कुल सही कहा तुमने। और अरशद, मुझे पूरा यकीन है कि हमारे श्रोता अब तक ये अच्छी तरह समझ गए होंगे कि ब्लाइंड लोग भी आसानी से कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि हमने इस बारे में बहुत बातचीत की है अपने इस प्रोग्राम में। क्यों नहीं भाई। ऐसे दृष्टिहीन लोग हैं जिन्होंने कामयाबी से मतलब सॉफ्टवेयर को डेवलप किया है। बिल्कुल और खूब काम किया है, और खूब अपनी जिंदगी में उनके सॉफ्टवेयर का पूरा इस्तेमाल जारी है। तो दोस्तों, ऐसे ही कामयाब लोगों में से एक हैं हमारे आज के मेहमान, मुंबई के चारुदत्त जाधव, जिन्होंने अपनी एक सरकारी बैंक की अच्छी चल रही क्लरिकल नौकरी छोड़ दी थी और प्राइवेट सेक्टर में सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के क्षेत्र में आ गए थे। आज चारुदत्ता भारत के बहुत बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी के मैनेजर हैं। इनसे उनकी सब उपलब्धि और उनके काम और उनकी निजी जिंदगी के बारे में बात करेंगे हमारे दोस्त, स्कोर फाउंडेशन के सीईओ जॉर्ज अब्राहम। हाल ही में विश्वनाथन आनंद विश्व चेस चैंपियन बने हैं, और हम जानते हैं कि बड़े चेस के शौकीन हैं। तो आपका क्या प्रतिक्रिया रहा है ये अचीवमेंट का? हमें बहुत गर्व है कि आनंद ने और एक बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती है। आनंद एक एक्सेप्शनल टैलेंट है हमारे कंट्री के। जो हिसाब से उन्होंने 15-16 साल से टॉप 3 में अपने खुद को रखा है वर्ल्ड में, ये कंसिस्टेंसी बहुत डिफिकल्ट है किसी भी खेल में मेंटेन करना, और वो एक एक्सेप्शनल टैलेंट ही कर सकता है। तो चारू, आपका आंखों का प्रॉब्लम जो है ये कब से है आपका? मैं 13 साल का था तभी मुझे ये प्रॉब्लम हुआ, डिटैचमेंट हुआ और मेरे लेफ्ट बाईं आँख की रोशनी चली गई, और आहिस्ता वही इम्पैक्ट मेरे दाएं आँख पे भी हुआ। और 87 में मेरा आँख का पहले ऑपरेशन हुआ, और आई थिंक अर्ली 90s में मेरे पूरी विजन चली गई। तो आपका परिवार का क्या रुख रहा आपके प्रति? मैं बहुत खुशनसीब हूँ इस मामले में। मेरे माताजी और पिताजी वो खुद इलिटरेट थे, लेकिन उन्होंने कभी भी मुझे ऐसे डिपेंडेंट होने दिया नहीं। जहाँ भी मुझे सपोर्ट चाहिए था उन्होंने किया। कभी भी मुझे घर में रखा नहीं कि आप अकेले यहाँ नहीं जाओ, वहाँ नहीं जाओ, ये नहीं करो। और उस कॉन्फिडेंस के कारण ही मैंने कभी भी खुद को ऐसे कमजोर नहीं पाया। तो आपने अपना पढ़ाई कहाँ तक किया? 89 में मेरा ग्रेजुएशन मैंने कंप्लीट किया। उसके बाद मेरा पढ़ाई कंटिन्यू करना था, लेकिन जो फाइनेंशियल कंडीशंस थी वो परमिट नहीं करती थी, तो मुझे जॉब करना था। फिर मुझे बैंक में जॉब मिला। उसके पहले भी यानी मैं कॉलेज कर रहा था तभी भी मैंने पार्ट टाइम जॉब किया मेरा एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए। और उसके बाद मैंने बैंक में सर्विस की 89 में। आगे जाके मैंने जब खुद को सेटल किया, मेरे फैमिली को सेटल किया, और फिर मैंने मेरी स्टडी स्टार्ट की। आईटी में मैंने एडवांस डिप्लोमा इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंप्लीट किया। 2 सर्टिफिकेशंस किए नेटवर्क सिक्योरिटीज में और डॉटनेट में। उसके बाद मैंने मास्टर्स किया, मास्टर इन कंप्यूटर एप्लीकेशंस, और हाल ही में MBA फाइनल ईयर में हूँ। सॉफ्टवेयर ऐसी एक फील्ड है जहाँ मुझे जो भी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट्स होती है उसको मेंटेन करना होता है, तो मैं खुद को वहाँ मेंटेन करता हूँ। तो चारू, आपने अपने खेल के रुचि, खेल के हॉबीज, पैशन के साथ साथ आपने अपनी पढ़ाई भी जारी रखा, और अपने करियर में भी आपने काफ़ी उन्नति किया है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये सब आपका आंखों के प्रॉब्लम के साथ आप कैसे मैनेज करते हैं? मैंने जब मेरा पहला चेस टूर्नामेंट जीता, मैं अकेले ब्लाइंड था और बाकी सब साइटेड थे, तो उसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मैं एक खेल में समझो नॉर्मल लोगों के साथ कॉम्पीट कर सकता हूँ। किसी भी क्षेत्र में मैं खुद एफर्ट्स डालता हूँ तो मैं आगे बढ़ सकता हूँ। मैंने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करके मेरा करियर स्टार्ट किया था,
आज मैं कंप्लायंस मैनेजर हूँ वर्टिकल में, तो वहाँ तक मैं पहुँचा हूँ। और वो दिखाता है कि आप एक डिटर्मिनेशन रखते हैं, एक गोल सेट करते हैं और आपको कॉन्फिडेंस है कि आप एक अचीव कर सकते हैं, तो फिर आप सब कुछ कर सकते हैं। वक्त आया है एक गाने सुनने का। आशाएं जो सॉन्ग तो अभी रिसेंटली 1 साल पहले आया था, इकबाल फिल्म का। कुछ पाने की हो आस आस, कोई अरमा हो जो खास खास आशाएं, हर कोशिश में हो बार बार, करे दरियाओं को आर पार आशाएं, तूफानों को चीर के मंजिलों को छीन ले, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी, आशाएं ले दिल की, उम्मीदें हंसे दिल की, अब मुश्किल नहीं कुछ भी, नहीं कुछ भी। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, वहाँ फिर वहाँ से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ। बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए? और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. ये आईटी फील्ड में जो आपने इनिशिएटिव्स लिए हैं उसके बारे में थोड़ा बताएंगे? जब मैं जीटीएल में था, मेरे इसके पहले कंपनी में, वहाँ के एक सीएसआर इनिशिएटिव करके मैंने उनको रिक्वेस्ट किया, तो वहाँ उनके हेल्प से एक कंप्यूटर क्लासेस स्टार्ट किए गए बॉम्बे में, जहाँ प्रोग्रामिंग सिखाया जाता है बेसिक कंप्यूटर के साथ। वो चीज मैंने पहली की। सेकेंडली, जैसे हम लोग जॉज यूज करते हैं जो एक एक्सपेंसिव सॉफ्टवेयर है और जो इंडियन लैंग्वेज को सपोर्ट नहीं करता है, वैसे टाइप का एक्सटेंडेड डेवलप करने की कोशिश की है और वो अभी इंग्लिश में अच्छी तरह बात करता है, हिंदी में उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं। आज के तारीख में आप एक यूर पार्ट ऑफ अ वेरी बिग कंपनी जो देश भर में कंप्यूटर्स और आईटी फील्ड में काफी नाम कमाया है। तो इस कंपनी में आपका पर्टिकुलर रोल क्या है, आपका डेजिग्नेशन क्या है और आप क्या करते हैं? फिलहाल मैं टीसीएस में काम करता हूं। मैंने ये कंपनी हाल ही में ज्वाइन की है, 8-9 महीने हुए हैं। मैं उस कंपनी में अभी कंप्लायंस मैनेजर हूँ, लाइफ साइंस एंड हेल्थ केयर वर्टिकल में, जहाँ 4 बड़े अकाउंट्स इस वर्टिकल में हैं, जिनका सारे प्रोजेक्ट्स, इस वर्टिकल के सारे प्रोजेक्ट्स का कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर है। कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब क्या है? कंप्लायंस यानी आप सॉफ्टवेयर में आप देखते हैं तो बहुत सारे प्रोसेसेस इन्वॉल्व हैं। जो प्रोसेस स्टार्ट होता है प्रोजेक्ट इनिशिएशन के साथ, प्रोजेक्ट वाइंड अप तक, उसके साथ एचआर के प्रोसेसेस होते हैं। तो ईच एंड एवरी प्रोसेसेस का जो कंप्लायंस पार्ट है वो हैंडल करता हूँ। सेकेंडली, क्योंकि मैं खुद एक लाइफ साइंस वर्टिकल में काम करता हूँ, फार्मा डोमेन एक सेंसिटाइज डोमेन है, तो उनके खुद के क्लाइंट्स के प्रोसेसेस होते हैं, वो फॉलो करने होते हैं। क्योंकि आप जब तक प्रोसेस प्रॉपरली फॉलो नहीं करते हैं, आपको 100% रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। आप जो काम करते हैं, आप एक टीम में काम करते हैं या अकेले काम करते हैं? ये अकेले नहीं होता है, क्योंकि अल्टीमेटली प्रोसेस जो फॉलो करते हैं और डिफरेंट टीम्स करते हैं। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हमारे लाइफ साइंस में हैं। हर प्रोजेक्ट के लिए एक रिस्पॉन्सिबल पर्सन होता है, जिसको हम लोग प्रोजेक्ट लीड कहते हैं। प्रोजेक्ट्स मैनेजर्स होते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट्स हैंडल्स करते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजर्स होते हैं जो मल्टीपल प्रोजेक्ट मैनेजर्स के स्ट्रीम्स हैंडल करते हैं। तो कंप्लायंस जो पार्ट होता है, ये सब पूरी टीम है, इनको साथ लेके इनसे एक कंप्लायंस करवा के लेना होता है। तो एक पूरी टीम होती है वर्टिकल की, उनके साथ काम करना होता है। आप ब्लाइंड हैं, आप दृष्टिहीन हैं, तो इसके कोई इफेक्ट होता है आपके टीम में काम करने में? मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ इस हिसाब से कि जहाँ भी मैंने काम किया है, मुझे कभी किसी ने ब्लाइंड से ट्रीट नहीं किया। नंबर 2, मेरा खुद का एक ऐसा अप्रोच है कि जहाँ तक मैं इंडिपेंडेंट रह सकता हूँ, मैं इंडिपेंडेंट रहने की कोशिश करता हूँ। उसके कारण मुझे फिर सपोर्ट भी बहुत अच्छी तरह मिलता है। टीम में काम करने का एक अलग चैलेंज है, आप ब्लाइंड हो या नहीं हो। ब्लाइंडनेस से ज़्यादा जो आपका मैनेजमेंट कैपेसिटीज है,
वो इन्वॉल्व होती है। रैपिड फायर। सो रेडी टू गो? या। आपका प्रिय रंग? येलो। आपका प्रिय फल? मैंगो। आपका प्रिय खिलाड़ी? आनंद। आपका प्रिय फिल्म स्टार? अमिताभ बच्चन। आपका प्रिय व्यक्ति? महात्मा गांधी जी। थैंक यू। धन्यवाद जॉर्ज। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। ये है रोशनी का कारवां। आज जिस शख्सियत के बारे में हम आपसे बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो अपने विचारों और अनुभवों को अपनी चित्रकारी और शिल्पकारी यानी कि आर्ट के जरिए व्यक्त करने में विश्वास रखते थे। जी हाँ साहिबान, हम बात कर रहे हैं विनोद बिहारी मुखर्जी की, जिन्हें दीवार पर अद्भुत चित्रकारी करने वाले एक महान चित्रकार के रूप में आज भी याद किया जाता है। विनोद बिहारी के इस उपलब्धि भरे जीवन पर रोशनी डालने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं समय का दूसरा नाम हरीश भीमानी। विनोद बिहारी मुखर्जी। 7 फरवरी 1904 को विनोद बिहारी का जन्म एक बेहद शिक्षित परिवार में हुआ था, पर बचपन में ही दृष्टि कमजोर हो जाने के कारण वो स्कूल नहीं जा पाए। शुरू से ही कला और साहित्य में उनकी गहरी रुचि थी, जिसे सीखते हुए उन्होंने कला और साहित्य के लिए विश्वविख्यात यूनिवर्सिटी शांति निकेतन में कई साल बिताए। जल्द ही उन्होंने चित्रकारी के साथ साथ शिल्पकारी में भी महारत हासिल कर ली और अपनी कला को विस्तार देते हुए दीवार पर चित्रकारी शुरू कर दी। अपनी कला में प्रकृति के विभिन्न रूपों को दर्शाने के लिए उन्होंने लंबा सफर भी तय किया। 50 वर्ष की आयु में उनकी आंखों की रोशनी पूरी तरह चली गई, पर विनोद बिहारी ने अपनी कला को इस बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं होने दिया। इस हादसे के बाद से उन्होंने गंभीरता के साथ साहित्य लेखन शुरू कर दिया। जाने माने फिल्म निर्देशक सत्यजीत रे ने विनोद बिहारी की कला पर इनर आई नामक एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। 1977 में उन्हें विश्व भारती द्वारा सम्माननीय डॉक्टरेट डिग्री से भी सम्मानित किया गया। उनके द्वारा लिखी गई आत्मजीवनी चित्रकोर को 1980 में रविंद्र पुरस्कार और भारतीय भाषा परिषद पुरस्कार जैसे 2 साहित्यिक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही विनोद बिहारी को पद्म विभूषण पुरस्कार से भी नवाजा जा चुका है। 76 वर्ष की आयु में नवंबर 19, 1980 को श्री विनोद बिहारी मुखर्जी का देहांत हो गया। आज नहीं तो कल आएगा वो पल, 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 आज नहीं तो कल। जागती आंखों से देखा करते थे रात दिन जिसके सपने, जिसके लिए सांसों में हरदम, जिसके लिए सांसों में हरदम रहती थी हलचल। हर बुधवार की शाम 9 बजे विविध भारती के स्टेशन पर आप सुन सकते हैं आई वे, ये है रोशनी का कारवां। Any action mentioned in this advertisement should not be imitated by anyone, especially by children. भाई साहब, ये आपको थम्स अप कहाँ से मिली? वो दुकानदारों ने तो कहा कि आखिरी थम्स अप खत्म हो चुकी है। थम्स अप चाहिए? जी। काफी सिंपल है। कैसे? उस बिल्डिंग की 10वीं मंजिल पे पहुंच जाओ, फिर वहां से सामने वाली बिल्डिंग की छत पे छलांग लगाओ। हैं? उस छत से नीचे देखोगे तो थम्स अप का एक ट्रक जाता दिखेगा। हाँ।
बस तार पकड़ के पहुंच जाओ और उसी पर से उठा लो। लेकिन मैं भी वहीं से लाया हूँ। मैं तो समझ गए। और सुनो जी, आखिरी थम्स अप जैसा कुछ नहीं होता। Thumbs Up is a registered trademark of the Coca-Cola Company. Contains added flavor, contains no fruit. अच्छा, आपको याद होगा कि हमारे पिछले एपिसोड में डॉक्टर अजय अरोड़ा, जो दिल्ली के एक बेहद अनुभवी रेटिना विट्रियल सर्जन हैं, हमें रेटिनल प्रॉब्लम्स के बारे में जानकारी दे रहे थे। जी हाँ दोस्तों, डॉक्टर अजय से जानकारी का सिलसिला हम अपने इस शो में आज भी जारी रखेंगे और उनके साथ बातचीत जारी रखेंगे गुनीत सेठी। डॉक्टर अजय अरोड़ा, हमारे स्टूडियो में आपका एक बार फिर बहुत स्वागत। जानकारी आगे बढ़ाते हुए आपसे ये पूछना चाहूंगी कि समय से पहले जन्मे बच्चों में रेटिनोपैथी ऑफ प्रीमेच्योरिटी हो सकती है, इसके बारे में कुछ विस्तार से जानना चाहेंगे हम। एक प्रीमेच्योर बच्चे में आँख के जो पेरिफेरी का हिस्सा होता है, जो साइड का हिस्सा होता है, उसमें अभी नसें नहीं पहुंची होती हैं, उसका पर्दा पूरा डेवलप वहाँ नहीं होता है। तो ऐसी सिचुएशन में जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसकी जो पर्दे का हिस्सा जो पूरा बना नहीं होता है, उससे कुछ केमिकल्स रिलीज होने शुरू हो जाते हैं जो कि इन नसों की ग्रोथ को एबनॉर्मल बना देते हैं। आँख के पर्दे में कुछ एबनॉर्मल नसें पैदा हो जाती हैं जो कि लीकेज पैदा करती हैं, जो फट सकती हैं और आँख के अंदर खून पैदा कर सकती हैं। इन नसों को जो कि एबनॉर्मल होती हैं और ये प्रॉब्लम पैदा करती हैं, इसको हम रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी कहते हैं। डॉक्टर साहब, तो ये भी बताएं कि इस बीमारी के बारे में बच्चे के माँ बाप को कैसे पता चलेगा? रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी माँ बाप को पता नहीं चल सकती है। अक्सर ये जांच के लिए एक पर्दे के स्पेशलिस्ट डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है जो कि इनडायरेक्ट ऑफ्थेल्मोस्कोपी करना जानता है। तो हमने ये रूटीन बना रखा है कि जो भी प्रीमेच्योर बच्चे होते हैं जिनका वज़न 1500 ग्राम से कम होता है या जो 32 और 36 हफ्ता जो प्रीमेच्योर जो होता है वो क्रिटिकल पीरियड होता है, उससे पहले पैदा होते हैं, उनको सबको स्क्रीन किया जाता है एक पर्टिकुलर ढंग से। तो पैदा होने के 3 या 4 हफ्ते बाद ये स्क्रीनिंग प्रोग्राम शुरू हो जाता है और ये प्रोग्राम चलता है 36 से 42 हफ्ते तक, डिपेंड करता है कि बच्चे की आँख की कंडीशन कैसी है। तो डॉक्टर साहब, इसका इलाज क्या होता है? देखिए, आरओपी का सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि उसको प्रिवेंट किया जाए। अगर प्रीमेच्योरिटी नहीं होगी तो रेटिनोपैथी और प्रीमेच्योरिटी भी नहीं होगी, सीधी सीधी बात है। जब प्रीमेच्योर बच्चों को जब ध्यान रखा जाता है इंटेंसिव केयर यूनिट्स में, तो उनके जो डॉक्टर हैं जिनको नियोनेटोलॉजिस्ट या पीडियाट्रिशियंस बोला जाता है, ये पीडियाट्रिशियंस किसी आँख के डॉक्टर को इन बच्चों को दिखाएं ताकि ठीक टाइम पे एक उनकी स्क्रीनिंग होती रहे। जब स्क्रीनिंग होती रहती है तो इनका इलाज जो है वो किया जा सकता है। इनिशियल स्टेजेस में लेज़र के साथ में इसको बहुत आगे बढ़ने से रोका जा सकता है। जब ये बीमारी बहुत आगे बढ़ जाती है, जब पर्दे में खिंचाव पैदा हो जाता है, पर्दा अपनी जगह से अलग हो जाता है या आँख के अंदर खून आ जाता है, तो इन आँखों का ऑपरेशन किया जाता है। इन आँखों के ऑपरेशन का सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। दुनिया भर के बेस्ट सेंटर्स में ये सक्सेस रेट 20 से 40% है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम इस चीज़ को प्रिवेंट करें, अर्ली स्टेजेस में इसका इलाज करें लेज़र के साथ में, उस चीज़ को आगे नहीं बढ़ने दें। डॉक्टर साहब, मेरा अगला ज़रूरी सवाल ये है कि आंखों की समस्याओं के अलावा क्या आपको गानों में भी कोई इंटरेस्ट है? क्या कोई आप गीत सुनना चाहेंगे? ये शाम मस्तानी, ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। ये शाम मस्तानी मदहोश किए जा, मुझे डोर कोई खींचे तेरी ओर लिए जा। दूर रहती है तू मेरे पास आती नहीं, होठों पे तेरे कभी प्यास आती नहीं। ऐसा लगे जैसे कि तू हंस के जहर कोई पिए जाए। शाम
डॉक्टर अजय अरोरा, हमारे हेल्प डेस्क के द्वारा कुछ कॉलर्स ने आंख के पर्दे के कैंसर यानी रेटिनोब्लास्टोमा के बारे में जानना चाहा है। प्लीज इसके बारे में कुछ संक्षेप में बताएं। देखिए, रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये है आंख के पर्दे का ट्यूमर। आंख के पर्दे में 10 लेयर्स होती हैं और रेटिनोब्लास्टोमा जो है ये एक लेयर जिसको फोटो रिसेप्टर कहते हैं, यानी कि वो लेयर जिससे कि जो मेनली इम्पोर्टेंट है दुनिया को देखने के लिए, उसमें से ये ट्यूमर पैदा होता है। ये ट्यूमर अक्सर जो है पहले 2 सालों के अंदर डिटेक्ट होता है, कुछ केसेस में लेट भी हो सकता है। ये ट्यूमर जो है कुछ फैमिलीज में जेनेटिकली चलता है और कुछ लोगों में जो जीन्स होती हैं हमारे, उसमें कुछ एबनॉर्मलिटी आने से रेटिनोब्लास्टोमा का प्रकोप हो सकता है। ये लगभग 1 मिलियन जो बच्चे पैदा होते हैं उसमें तकरीबन 7 से 10 बच्चों को ये ट्यूमर होता है। बच्चों को घर वाले देखते हैं कि इसकी आंख में कुछ सफेदी आ गई है। कई बार देखा गया कि आंख टेढ़ी हो गई है, जिसको हम स्क्विंट कहते हैं, या फिर आंख बड़ी हो जाती है जो कि ट्यूमर की वजह से, या आंख से ब्लीडिंग शुरू हो जाती है। इन किसी भी वजह से आंख में रेटिनोब्लास्टोमा का शक किया जा सकता है। लेकिन ये सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बताई, ये लेट स्टेजेस हैं रेटिनोब्लास्टोमा की। अर्ली स्टेजेस में रेटिनोब्लास्टोमा को डिटेक्ट सिर्फ आंख में पर्दे का डॉक्टर पुतली फैला के पर्दे को देख के डायग्नोज कर सकता है। डॉक्टर साहब, तो ये रेटिनोब्लास्टोमा का कोई इलाज है क्या? अगर हम टाइम पे डिटेक्ट कर लें, डायग्नोज कर लें, तो उसके कई सारे इलाज अवेलेबल हैं। आंख के कैंसर के लिए भी कीमोथेरेपी दी जाती है। दूसरा है, आंख में जब ट्यूमर छोटा होता है तो उसको लेजर से जला के खत्म किया जा सकता है। तीसरा, ठंडी सिकाई से इस ट्यूमर को खत्म किया जा सकता है। डॉक्टर अरोरा, अंत में हमारे सुनने वालों को ये बताएं कि जब किसी व्यक्ति को आंखों की ऐसी बीमारी हो जाती है जिसका इलाज नहीं हो सकता और वे फिर भी डॉक्टर्स के चक्कर लगाते रहते हैं उसका इलाज ढूंढने के लिए, तो इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है? अपनी जो अल्प दृष्टि है, जो लो विजन है, उसको मैक्सिमली फ़ायदा उठाने के लिए उसको एक हेल्प की ज़रूरत है, जो कि उसको समझाया जा सके कि जब आप बैठ के पढ़ाई करते हैं तो कितनी लाइट में पढ़ाई करना चाहिए। मैग्नीफाइंग ग्लासेस को इस्तेमाल करके जो पूरी पढ़ाई की जा सकती है, और कई तरीके के उपकरण अवेलेबल हैं, जैसे कि आपकी किताब है, उस किताब को कंप्यूटर पे रख के उसको टीवी पे बड़े बड़े अक्षरों में कन्वर्ट किया जा सकता है, जिससे आप पढ़ सकते हैं। आजकल प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें जब आप अपने कंप्यूटर पे काम करते हैं तो साथ साथ में एक वॉइस फीडबैक भी मिलता है, जिससे कि जो आपके कंप्यूटर पे लिखा हुआ आ रहा है साथ साथ आवाज़ आ रही है, और उससे ये है कि आप एक नॉर्मल व्यक्ति की तरह काम कर सकते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि ऐसे सेंटर्स पे जाए, या ऐसे लोगों की, ये ऐसी संस्थाओं की जैसे आपकी संस्था है, उसकी हेल्प ले, और ऐसे तकनीक आजकल अवेलेबल हैं वो अपनाने हैं बिना डॉक्टरों की मदद के, जिनसे कि आपकी नॉर्मल ज़िंदगी आप जी सकें और दुनिया भर में डॉक्टरों के चक्कर लगाने की ज़रूरत नहीं है। आंख और दृष्टिहीनता से जुड़ी किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप हमें 09968329329 पर सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे के बीच कॉल कर सकते हैं, या हमारी वेबसाइट www.eyeway यानी EYEWAY.org पर विजिट कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक तो आप समझ ही चुके होंगे कि अब बारी आ गई है आपको ये बताने की कि एपिसोड 28 में पूछे गए सवाल का जवाब क्या है। हमने आपसे पूछा था, उस देश का नाम बताइए जिसका जून 2007 में निर्वाचित नए प्रधानमंत्री अपनी बाईं आंख से दृष्टिहीन हैं। आपके ऑप्शंस थे ए इंग्लैंड, बी अमेरिका और सी पाकिस्तान। और इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन ए इंग्लैंड। और मैं प्रणय को नहीं बुलाऊंगा आज। अरे, ये क्या हुआ? नाराज हो गए हो क्या? नहीं, नाराज नहीं। हमारे श्रोता शायद ये समझे कि यार इनकी कुछ आपस में ठनी रहती है, ये बड़े अजीब अजीब ढंग से बुलाते हैं। अच्छा, तो मैं बताऊं, बहुत प्यार से, बहुत प्रेम से बुलाओ। प्रणय, दोस्तों, अरशद भाई के अलग अलग अंदाज और स्टाइल को तो आप जानते ही हैं। खैर, एपिसोड 28 यानी 28 के हमारे लकी विनर बने हैं SMS भेजने वाले हमारे दोस्त अब्दुल हकीम, जो कि जमशेदपुर झारखंड से हैं। हकीम साहब, मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। दोस्तों, हम आपको ये बताना चाहेंगे कि इंग्लैंड के ये जो प्रधानमंत्री हैं, इनका नाम है जेम्स गॉर्डन ब्राउन, और ये इंग्लैंड की लेबर पार्टी से संबंध रखते हैं।
हाँ तो जनाब तैयार हो जाइए, यानी कि एपिसोड 34 के सवाल के लिए, जो आप में से किसी एक को एक बार फिर से मौका देगा विजेता बनने का। हमारा सवाल है कि लोग जो न देख सकते हैं और ना ही सुन सकते हैं, वो कंप्यूटर का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं। आपके ऑप्शंस हैं: ए, वो उन लोगों की मदद ले सकते हैं जो देख और सुन सकते हैं। बी, वो एक ऐसे उपकरण का इस्तेमाल करते हैं जो कंप्यूटर स्क्रीन पर आने वाली जानकारी को उभरे हुए ब्रेल बिंदुओं से बताता है। या सी, ऐसे लोग कंप्यूटर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकते। How do people who are blind as well as deaf use computers? Your option are: A, they take assistance of people who can see and hear. B, they use a device called electronic braille display, which shows with braille dots what's on the computer screen. And C, deaf blind people cannot use computers. और याद रखिए कि जवाब भेजते समय अपना नाम, पूरा पता और एपिसोड नंबर जरूर लिखें, वरना आपकी एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी। इस सवाल का जवाब 7 दिनों के अंदर हमें इस पते पर लिख भेजिए। प्रोग्राम आई वे, यह है रोशनी का कारवां, केयर ऑफ स्कोर फाउंडेशन, पोस्ट बैग नंबर 3903, न्यू दिल्ली 49। आप हमें SMS भी कर सकते हैं। नंबर नोट कर लीजिए: 09968329329 और आप अपना जवाब ब्रेल में भी भेज सकते हैं। या हमारी ईमेल आईडी भी नोट कर लें: radio@iway.org पर लिखें। तो दोस्तों, इसी के साथ आ गया है वक्त मुझे और अरशद को इजाजत लेने का। लेकिन इससे पहले हम आपको एक बात याद दिलाना चाहते हैं कि एक और साल का आ गया है वक्त खुदा हाफिज कहने का। यानी हम तो खुदा हाफिज कह ही रहे हैं, साल भी आप लोगों से बस खुदा हाफिज कहने को तैयार है। बीच ही बीच बहुत सारे अच्छे अच्छे त्योहार हैं। हम उन सब के लिए, जैसे क्रिसमस और न्यू ईयर के लिए, आप सबको अपनी शुभकामनाएं और अपने पूरे साथियों के, अपने स्कोर फाउंडेशन के सारे कार्यकर्ताओं के बहुत सी शुभकामनाएं आपकी तरफ हम अपनी झोली में भरकर देना चाहते हैं। खुश रहिए, हमेशा अपनी जो भी कोशिश आपके सामने है उसको पूरे दिलो जान से करते रहिए, क्योंकि कामयाबी हमेशा आपके कदम चूमेगी। दोस्तों, आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं चुपचाप खामोश क्या कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं भी शुभकामनाएं लपेट रहा था, समेट रहा था। तो अगले प्रोग्राम तक, यानी अगले हफ्ते तक के लिए इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे राजीव गांधी फाउंडेशन, टेक महिंद्रा फाउंडेशन और स्कोर फाउंडेशन। ये है रोशनी, रोशनी, रोशनी का